नमस्कार प्रणाम। बजट में 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार को 59,000 करोड़ रुपए तो 16 सांसदों वाले नायडू को 15,000 करोड़ का तोहफा मिला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार बजट 2024 में चंद्रबाबू नायडू पे कैसे भारी पड़ गए। केंद्र सरकार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, लेकिन स्पेशल पैकेज झटकने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू पे भारी पड़ गए हैं। 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार को 59,000 करोड़ रुपए तो 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू को 15,000 करोड़ रुपए का तोहफा मिला है। डायरेक्ट फंड छोड़ दिया जाए तो इनडायरेक्ट फंड में भी आंध्र प्रदेश के मुकाबले बिहार को ज़्यादा तरजीह मिली है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार बजट 2024 में चंद्रबाबू नायडू पे कैसे भारी पड़ गए। बिहार और आंध्र प्रदेश को कितना पैसा मिला है इस बजट में देखिए। बजट 2024 में बिहार को 3 एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ रुपया मिला है, एक पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ रुपया और 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ से राहत के लिए दिया गया है। इसके अलावा विष्णुपद मंदिर गया और महाबोधि मंदिर बोध गया के कॉरिडोर निर्माण की घोषणा की गई है। गया में औद्योगिक विकास कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की गई है। वहीं बजट में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि दी गई है। बता दें कि आंध्र प्रदेश ने 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की थी। आंध्र प्रदेश की सरकार यह अतिरिक्त राशि राजधानी के निर्माण पर खर्च करेगी। आंध्र प्रदेश को इसके अलावा पोलावरम सिंचाई के लिए भी फंड देने की घोषणा की गई। चंद्रबाबू नायडू पे नीतीश कुमार भारी क्यों पड़े? देखिए, नीतीश कुमार बिहार की सियासत करते हैं और यहाँ पर अब से 15 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी यहाँ सरकार में हिस्सेदारी होने के साथ साथ सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार की कैबिनेट में भी बीजेपी का दबदबा है। इसके मुकाबले आंध्र प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की हिस्सेदारी काफ़ी कम है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में सिर्फ 25 सीटें हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 2029 में होंगे, यानी आंध्र प्रदेश में अभी किसी भी बड़े चुनाव में कम से कम 5 साल का वक्त बचा है। बिहार को प्रीविलेज मिलने की एक बड़ी वजह यही है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जहां पे सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी और गठबंधन को 122 सीटों की ज़रूरत पड़ती है। केंद्रीय बजट में बिहार को 26,000 करोड़ रुपए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए दिया गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक इन पैसों का पटना, पूर्णिया और भागलपुर बक्सर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे निर्माण की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग की है। बिहार में यह विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास यह विभाग है। हाल ही में विजय सिन्हा ने वित्त मंत्री से इसकी मांग की थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी की स्थानीय राजनीति को देखते हुए केंद्र ने दोनों एक्सप्रेसवे को मंजूर किया है। इसके अलावा बजट में गया और बोध गया में मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। यह काम पर्यटन विभाग के जिम्मे में है। बिहार में यह विभाग भी बीजेपी के पास है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी सरकार में है। इसके मुकाबले वहां विपक्ष की स्थिति बहुत कमज़ोर है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी वाईएसआर कांग्रेस के पास नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुकाबले बिहार में विपक्ष मजबूत स्थिति में है। पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सीटों की मार्जिन में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। इतना ही नहीं, बिहार में विपक्ष के कई दल एक साथ गठबंधन में हैं। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो मैंने विशेष पैकेज की मांग की थी। केंद्र में बैठे लोगों ने इस मांग को मान लिया है। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। बजट में बिहार की ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। केंद्र ने बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पे विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए भी यह बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजना के लिए विशेष आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की गई है, जो स्वागत के योग्य है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी बजट की तारीफ किया है।
उन्होंने कहा है कि इस बजट से आंध्र प्रदेश के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी काम की रफ्तार में भी बढ़ोतरी होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 7वां बजट था। आम चुनाव के बाद आए इस बजट में सरकार की घोषणाओं पे सबकी नज़र टिकी हुई थी। ऐसे में किसानों को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी और सरकार ने उनके लिए भी कई अहम ऐलान भी किए हैं। आइए जानते हैं कि सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए क्या ऐलान किया है और इस बार उनमें क्या क्या बदलाव किया गया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2024 को पेश किया। इस साल के बजट में किसानों का खास ध्यान रखा गया है और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएगी। इस दौरान निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए कई योजनाएं निकली हैं। बजट 2024 में केंद्रीय सरकार का फोकस कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीकी को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने पर रहा है। हालांकि बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। क्या किसानों को सालाना 6,000 रुपये की जगह मिलेंगे 8,000 रुपये? देखिए, बजट में केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक बड़ा ऐलान कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उम्मीद है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है। आज के समय जिस तेज़ी से महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे में सरकार के इस कदम से देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स दरों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे कैंसर की 3 दवाएं, एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर सस्ते होंगे। इसी तरह मोबाइल फ़ोन पे कस्टम ड्यूटी 15% घटी है तो वह सस्ते होंगे। सोना और चांदी भी कस्टम ड्यूटी 6% घटने से सस्ते होंगे। प्लेटिनम भी सस्ता होगा। हालांकि सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण को सस्ता बनाया है। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। छतों पे सोलर पैनल लगाने से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यदि आप नई स्कीम के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 17,500 रुपये तक बचत हो सकती है। सरकार ने जो भी बदलाव किए हैं वह नई स्कीम में किए हैं। वेतन भोगियों में स्टैंडर्ड्स डिटेक्शन को 50 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। इसी तरह स्लैब में भी बदलाव किया गया है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा और 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख रुपए से अधिक आय पे 30% टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि पुरानी टैक्स स्कीम के तहत जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी बचत पे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। न तो होम लोन पे चुकाने वाले ब्याज पे कोई राहत दी गई है और न ही 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाया है। सीधी बात है कि सरकार चाहती है कि पुरानी स्कीम के बजाय लोगों नई स्कीम को अपनाएं। पिछले साल सरकार ने नई स्कीम को डिफ़ॉल्ट स्कीम बना दिया था, यानी आप यदि नई या पुरानी में से कोई स्कीम नहीं चुनते हैं तो आप खुद ब खुद नई स्कीम के टैक्स पेयर हो जाएंगे। सरकार ने अब नई और पुरानी व्यवस्था में टैक्स करीब करीब बराबरी पे ला दिया है। महत्वपूर्ण यह है कि 8.58 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं, इसमें से सिर्फ 2 करोड़ ही टैक्स देते हैं। फाइल होने वाले 86% रिटर्न में आमदनी 10 लाख रुपए से कम की है। इसका मतलब है कि 14% लोग ही 10 लाख रुपए से अधिक की आय वाले हैं। सरकार चाहती है कि आप पैसा बचाने के बजाय खर्च करने के विकल्प को चुनें। आयकर की नई स्कीम इसी मंत्र को आगे बढ़ाती है। आयकर में सेविंग के लिए जो राहत प्रदान की जाती है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। यदि आप अपनी बचत को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वह भी आकर्षक नहीं रह गया है। सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके अलावा हर लेन देन पे लगने वाला STT भी बढ़ाया है। इसका ही नतीजा है कि बजट भाषण के दौरान शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया।
इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों को क्या मिला, देखिए। आम बजट में नरेंद्र मोदी सरकार में गठबंधन वाली पार्टियों की सत्ता वाले आंध्र प्रदेश और बिहार का जिक्र तो आया, लेकिन महाराष्ट्र का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत कायम रखना चाहती है। महायुति में भाजपा के साथ साथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के धड़े वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शामिल है। हालांकि इसके बाद भी बजट प्रस्ताव में महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में झारखंड का नाम तो लिया, लेकिन पूर्वी भारत के समग्र विकास के संबंध में जिक्र भर था। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की सरकार है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्वोदय के तहत इन राज्यों में मानव संसाधन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास के अवसरों से सृजन पे काम किया जाएगा, ताकि विकसित भारत में पूर्वी भारत के राज्य इंजन बन सके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को केंद्रीय बजट में 42,277 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस समय यह राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। यह फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ ही जन कल्याण कार्यक्रमों और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए की जा रही पहल पे खर्च होगी, क्योंकि यह राज्य भी चुनाव की तैयारियों में जुटा है। महाराष्ट्र की तरह हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन केंद्रीय बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खजाना ही खोल दिया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू सरकार है, जबकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी सरकार है। टीडीपी के 16 और जदयू के 12 सांसद हैं। 293 सदस्यों वाले एनडीए गुट में बहुमत के लिए यह दोनों ही पार्टियां बहुत अहम हैं। निर्मला सीतारमण ने बिहार को आर्थिक सहायता का जिक्र अपने भाषण में किया। उन्होंने कहा कि बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड विकसित करने में केंद्र मदद करेगा। यह पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति देगा। इसके अलावा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पे 2 लेन पुल बनाने के लिए 26,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता देने की घोषणा भी किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसे आने वाले वर्षों में बढ़ाया जाएगा। क्या नौकरियों में इजाफा होगा? देखिए, सरकारी नौकरियां तो नहीं, लेकिन प्राइवेट नौकरियों में ज़रूर इजाफा होगा, वह भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सरकार का पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के उद्यमियों को मदद करने वाला दिख रहा है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देने की बात की गई है। इसके तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। कंपनियों को CSR के तहत 10% राशि का भार उठाना पड़ेगा। राज्य सरकारों और उद्योग के साथ मिलकर कौशल और सहयोग के लिए 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य है। 1000 ITI को हब एंड स्पोक सिस्टम में अपग्रेड किया जाएगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।